हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई बेचैस चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संलग्नता, यानी कि लिंकेज क्या होती है। तो ये भी मेंडल के नियम का एक एक्सेप्शन है। आप देखेंगे किस प्रकार से मेंडल के नियम का ये एक्सेप्शन है। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन एक तरह से कहा जाए तो क्वेश्चन काफी आसान है। आपको टफ लगता है कई बार, लेकिन ये क्वेश्चन काफी आसान है। इसको आप अगर अंत तक वीडियो को आप देखते हैं बिना स्किप किए हुए, तो डेफिनेट रूप से आपको संलग्नता क्या होती है और संलग्नता के जो भी प्रकार होते हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं संलग्नता की, तो अगर आपसे पूछा जाए कि संलग्नता शब्द दिया किसने, तो आपको याद रखना है संलग्नता शब्द किसने दिया था। तो आपको याद रखना है टी.एच. मॉर्गन। क्या याद रखना है आपको? संलग्नता शब्द किसने दिया था? टी.एच. मॉर्गन ने दिया था। किसने दिया था? टी.एच. मॉर्गन। इनका पूरा नाम है थॉमस हंट मॉर्गन। ठीक, तो आपको यह तो पता चल गया कि संलग्नता शब्द दिया किसने, तो आपको पता चल गया टी.एच. मॉर्गन ने दिया। अब संलग्नता का मतलब है क्या? देखिए, ऐसे जीन्स जो कि एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं तथा हमेशा साथ साथ ही आगे की संतानों में प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, आगे की संतानों में प्रदर्शित होते हैं, ऐसे जीन्स को हम क्या बोलते हैं? संलग्न जीन्स बोलते हैं। तथा इस प्रकार की घटना को हम क्या बोलते हैं? संलग्नता बोलते हैं। क्या कह रहा है कि ऐसे जीन्स जो कि किसी एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई एक गुणसूत्र है। ठीक, ये हमारे पास कोई एक गुणसूत्र है। अब इस गुणसूत्र पर मान लीजिए क्या कह रहा है कि इस गुणसूत्र पर क्या उपस्थित है? अगर एक ही गुणसूत्र पर जीन उपस्थित है, तो जैसे मान लीजिए इस एक ही गुणसूत्र पर जीन उपस्थित है, यहां पे कैपिटल ए उपस्थित है। ठीक, और यहां पे कैपिटल बी उपस्थित है। ठीक, तो देखिए अब गुणसूत्र हमेशा कैसे पाए जाते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं हमेशा कैसे? जोड़े में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? जोड़े में। तो यहां पे आप स्मॉल ए और स्मॉल बी कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए, अब क्या कह रहा है कि एक ही गुणसूत्र पर यहां पे दो जीन उपस्थित हैं। ठीक, एक ही गुणसूत्र पर यहां पे दो जीन उपस्थित हैं, और ये दोनों जीन क्या कहलाएंगे? संलग्न जीन। अगर एक ही गुणसूत्र पर दो जीन अगर पास पास उपस्थित हैं, तो उनको हम बोलते हैं लिंक्ड जीन, यानी कि संलग्न जीन। तो ऐसे जीन जो कि किसी गुणसूत्र पर पास पास उपस्थित होते हैं, और दोनों के दोनों गुणसूत्र, यानी कि जो हमारा गुणसूत्र है, इस गुणसूत्र पर जो दोनों जीन उपस्थित है, ये कैपिटल ए और कैपिटल बी, तो ऐसे जीन जो कि किसी गुणसूत्र पर साथ साथ पाए जाते हैं संलग्न जीन कहलाते हैं। और ये संलग्न जीन मतलब ये दोनों के दोनों जीन अगर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक साथ जाते हैं, तो यह क्रिया कहलाती है संलग्नता। तो संलग्नता का मतलब क्या है कि किसी गुणसूत्र पर अगर जीन्स उपस्थित हैं, ठीक है, और कैसे जीन्स? संलग्न जीन, मतलब जो जीन आपस में पास पास उपस्थित हैं, तो वो जीन संलग्न जीन कहलाएंगे। और ये जब संलग्न जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होते हैं, या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब जाते हैं, तो इसी क्रिया को हम बोलते हैं संलग्नता। तो गुणसूत्र हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं, ये चीज तो आपको पता है। फिर हमने क्या बताया आपको कि अगर किसी गुणसूत्र पर मान लीजिए यहां पे दो जीन उपस्थित हैं, और दोनों जीन कैसे उपस्थित हैं? पास पास उपस्थित हैं, तो ये जीन कहलाएंगे संलग्न जीन। ये दोनों जीन पास पास उपस्थित हैं, तो इन जीनों को हम क्या बोलेंगे? इन जीनों को हम बोलेंगे संलग्न जीन। क्या बोलेंगे? संलग्न जीन बोलेंगे। और ये संलग्न जीन जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब जाते हैं, तो इस क्रिया को बोलते हैं संलग्नता। तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि संलग्नता जो है होती क्या है। तो संलग्नता क्या है, तो आप समझ सकते हैं कि संलग्न जीन यानी कि जो जीन पास पास हैं, और वो दोनों जीन, वही दोनों जीन एक साथ अगर अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, तो यह क्रिया कहलाती है संलग्नता, यानी कि लिंकेज कहलाती है। ठीक, अब आपको थोड़ा सा एक चीज याद रखना है कि अगर किसी गुणसूत्र पर जीन पास पास उपस्थित हैं, तो उनमें लिंकेज क्या होगी? ज्यादा होगी। और अगर किसी गुणसूत्र पर जीन जो है दूर दूर उपस्थित हैं, तो उनमें क्या होगा? लिंकेज कम होगी। और लिंकेज कम होने की वजह से क्या हो जाएगा? जीन विनिमय हो जाता है। क्या हो जाता है? जीन विनिमय। और जीन विनिमय की वजह से क्या हो जाता है? जीन का थोड़ा सा अदला बदली हो जाता है। अब कैसे होता है वो आप लोग यहां पे समझेंगे। तो सबसे पहले तो आपको संलग्नता की डेफिनेशन समझनी है। तो ऐसे जीन्स जो कि एक ही गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, ठीक है, वो कहलाएंगे संलग्न जीन, तथा साथ साथ ही आगे की संतानों में प्रदर्शित होते हैं। ठीक है,
आगे की संतानों में साथ साथ ही प्रदर्शित होते हैं, तो यही क्रिया है सहलग्नता। तो अगर किसी एक ही गुणसूत्र पर दो जीन उपस्थित हैं और ये दोनों जीन जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में डायरेक्ट स्थानांतरित हो रहे हैं, तो यह क्रिया है सहलग्नता। तो सहलग्नता में आपको याद रखना है कि दो जीन जो है किसी एक ही गुणसूत्र पर स्थित रहेंगे या कि दो से अधिक जीन भी एक गुणसूत्र पर हो सकते हैं। तो दो या दो से अधिक जीन जब किसी एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं और वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर वंशानुगत होते हैं, तो इस क्रिया को हम बोलते हैं सहलग्नता। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको यहां पे समझना है, देखिए अगर हमारे पास अगर ये आपसे ये बोलें कि ये जो हमारा गुणसूत्र है, हमको यहां पे दो गुणसूत्र हमने लिया, कितने गुणसूत्र, ये हमारा पहला गुणसूत्र है, ये हमारा दूसरा गुणसूत्र है। तो हमने पहला गुणसूत्र लिया, तो आप ये बताइए गुणसूत्र हमेशा कैसे होते हैं, जोड़े में। तो एक गुणसूत्र अगर हमने लिया तो उसका समजात गुणसूत्र हमको बनाना पड़ेगा, तो हमने उसका समजात गुणसूत्र बना लिया, ठीक। और फिर दूसरा गुणसूत्र हमारे पास है, ठीक है, ये दूसरा गुणसूत्र है, तो इसका भी हमने समजात गुणसूत्र बना लिया, क्योंकि गुणसूत्र हमेशा कैसे होते हैं, जोड़े में। तो यहां पे ए जीन उपस्थित है, ए जीन जो है ये पहले गुणसूत्र पर उपस्थित है और बी जीन जो है ये दूसरे गुणसूत्र पर उपस्थित है। मतलब अगर दो जीन अलग अलग गुणसूत्रों पर उपस्थित हैं, ठीक, तो टोटल 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे। कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे, टोटल 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे। अगर दो जीन अलग अलग गुणसूत्रों पर स्थित है, ये एक गुणसूत्र हो गया, दूसरा गुणसूत्र हो गया, तो एक जीन हमारा ए जीन पहले नंबर के गुणसूत्र पर उपस्थित है और बी जीन जो है दूसरे नंबर के गुणसूत्र पर उपस्थित है। तो अगर दो जीन अलग अलग गुणसूत्रों पर उपस्थित हैं, तो इसका मतलब क्या है कि टोटल 4 प्रकार की संतानें यहां पे बनेगी। कितने प्रकार की संतानें बनेगी, 4 प्रकार से। अब देखिए 4 प्रकार से कौन कौन सी संतानें बन सकती है। तो ये कैपिटल ए क्रिया करेगा किसके साथ, कैपिटल बी के साथ, तो कैपिटल ए कैपिटल बी बन गया एक संतान। फिर ये कैपिटल ए करेगा अब स्मॉल बी के साथ, तो कैपिटल ए स्मॉल बी, ये दूसरी संतान, ये दूसरे युग्मक बन गए। फिर तीसरा युग्मक कैसे बनेंगे, अब ये स्मॉल ए क्रिया करेगा कैपिटल बी के साथ, तो स्मॉल ए कैपिटल बी, ये तीसरे प्रकार के युग्मक बन गए। और फिर ये स्मॉल ए क्रिया करेगा स्मॉल बी के साथ, तो स्मॉल ए स्मॉल बी, ये बन गया चौथा युग्मक। तो टोटल 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे। अगर दो जीन अलग अलग गुणसूत्रों पर स्थित हैं, तो आपको याद रखना है कि टोटल 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे। और इन चारों युग्मक का जो रेशियो प्राप्त होगा F2 पीढ़ी में, वो प्राप्त होगा मेंडल नियम के अनुसार 9:3:3:1, ये रेशियो प्राप्त होगा, ठीक। और अगर इसका हम क्या करा देते हैं, अगर इनका हम टेस्ट क्रॉस करा देते हैं, अगर इनका टेस्ट क्रॉस कराएंगे तो F2 पीढ़ी में हमको 1:1:1:1:1 का अनुपात जो है प्राप्त होगा। तो ये बात आपको समझ में आई कि नहीं, ये आपने देखा है किसमें, ये आप लोगों ने देख चुका है स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में। तो स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का ही एक्सेप्शन है लिंकेज यानी कि सहलग्नता। तो अगर दो जीन अलग अलग गुणसूत्रों पर उपस्थित है, तो टोटल 4 प्रकार के युग्मक बनते हैं। कितने प्रकार के युग्मक, 4 प्रकार के युग्मक। तो इनमें फिनोटाइप रेशियो यानी कि लक्षण प्ररूपी अनुपात जो प्राप्त होगा, वो क्या प्राप्त होगा, वो तो वही प्राप्त होगा जो कि मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में प्राप्त हुआ था। उसमें भी आपने देखा था 4 प्रकार के युग्मक बने थे, और ये चारों प्रकार के युग्मक जब आपस में क्रिया किए थे तो आपका फिनोटाइप रेशियो कितना आया था, 9:3:3:1 आया था। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं कि यहां पे जो कैपिटल ए जीन है ये पहले गुणसूत्र पे था, और जो कैपिटल बी गुणसूत्र है ये दूसरे गुणसूत्र पर था। यानी यहां पे दो जीन जो है अलग अलग गुणसूत्रों पर थे। अब अगर दोनों जीन एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित हो जाए तो क्या होगा। अब अगर दोनों जीन कैपिटल ए जीन और कैपिटल बी जीन ये दोनों आप देख सकते हैं एक ही गुणसूत्र पर अब उपस्थित हो गए हैं, तो अगर कैपिटल ए जीन और कैपिटल बी जीन दोनों जीन अगर एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित हैं, तो ये अगर एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित हैं तो ये टोटल 2 प्रकार के युग्मक बनाएंगे। कितने प्रकार के युग्मक बनाएंगे, 2 प्रकार के युग्मक बनाएंगे। अब देखिए, अब ये इसी का तो समजात गुणसूत्र है, तो इसको हमने स्मॉल ए और स्मॉल बी ले लिया। अब ये बताइए, ये कैपिटल ए केवल और केवल कैपिटल बी के साथ ही मिल सकता है, ठीक। तो कैपिटल ए कैपिटल बी, ठीक है, ये एक युग्मक बन गया, और स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ मिलेगा, तो टोटल 2 प्रकार के युग्मक बन गए। कितने युग्मक बन गए, 2 प्रकार। तो हमको ये बात समझ में आई कि अगर
अगर हम किसी एक ही गुणसूत्र पर दो जीन लेते हैं तो टोटल दो प्रकार की युग्मक बनेंगे। कितने प्रकार की युग्मक बनेंगे? दो प्रकार की युग्मक बनेंगे। और कब बनेंगे? जब इनमें जीन विनिमय ना हो। और जीन विनिमय कब नहीं होगा? जब गुणसूत्र पर दोनों जीन जो है पास पास उपस्थित होंगे। तो अगर किसी गुणसूत्र पर जीन पास पास उपस्थित हैं तो वो सहलग्न जीन है और वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम एक ही गुणसूत्र पर दो जीन लेते हैं तो इनमें दो प्रकार के युग्मक बनेंगे। ठीक है, तो अगर इसमें जीन विनिमय नहीं होता है, इन युग्मकों में अगर जीन विनिमय नहीं होगा यानी कि क्रॉसिंग ओवर अगर नहीं होगा, ठीक है, अगर इनमें जीन विनिमय नहीं होता है, अगर जीन विनिमय नहीं होता है तो इसे हम बोलेंगे क्या? तो इसे हम बोलेंगे पूर्ण सहलग्नता। क्या बोलेंगे? अगर इन दोनों युग्मकों में जीन विनिमय नहीं होगा, तो जीन विनिमय जब नहीं होगा तो यहां पे हम इसको क्या बोलेंगे? पूर्ण सहलग्नता यानी कि कंप्लीट लिंकेज। क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे फिर क्या? इसे हम बोलेंगे कंप्लीट यानी कि पूर्ण सहलग्नता। क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे पूर्ण सहलग्नता। ठीक है, पूर्ण सहलग्नता यानी कि कंप्लीट लिंकेज बोलेंगे। ठीक, तो आपको यह बात समझ में आ गई कि अगर दो जीन अलग अलग गुणसूत्रों पर उपस्थित हैं तो टोटल चार प्रकार के युग्मक बनते हैं और उनमें लक्षण प्ररूपी अनुपात यही प्राप्त होगा जैसे कि मेंडल के नियम में प्राप्त हुआ था। मेंडल के नियम में भी क्या हुआ था? टोटल चार प्रकार के हमने देखा था कि युग्मक बने थे और चारों युग्मक क्या किए थे? जब आपस में क्रिया किए थे तो 16 प्रकार की संतानें बनी थी जिसमें से 9:3:3:1 का लक्षण प्ररूपी अनुपात प्राप्त हुआ था। लेकिन अगर यही दोनों जीन किसी एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित हो जाएं तब क्या होगा भैया? तो अगर दो जीन एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित हो जाएंगे तो टोटल दो प्रकार के युग्मक यहां पे बनेंगे। और अगर ये दोनों जीन पास पास उपस्थित हैं तो इनमें जो है जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया नहीं होगी यानी किसी भी प्रकार से इसमें पुनर्योगज नहीं बनेंगे। तो इसे हम बोलेंगे क्या? पूर्ण सहलग्नता। और ये पूर्ण सहलग्नता आपको कहां देखने को मिलेगी? ये आपको देखने को मिलेगी ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर के ऊपर। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि सहलग्नता का प्रायोगिक प्रदर्शन किसने किया सबसे पहले, तो आपको याद रखना टी.एच. मॉर्गन ने किया था। ठीक है, सहलग्नता नाम भी टी.एच. मॉर्गन ने दिया था और सहलग्नता का प्रायोगिक प्रदर्शन भी सबसे पहले टी.एच. मॉर्गन ने ही किया था। इसीलिए टी.एच. मॉर्गन को हम प्रायोगिक अनुवंशिकी का जनक भी कहते हैं। बात क्लियर आपकी? अब बात करते हैं, अब अगर मान लीजिए अब हमारे पास दो जीन किसी एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित हैं। ठीक, सेम वही चीज है जैसे यहां पे है कि दो जीन एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित है, तो यहां पे भी देखिए कैपिटल ए जीन और कैपिटल बी जीन दोनों एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित है। अब इस गुणसूत्र का हमने एक समजात गुणसूत्र ले लिया तो इसको हमने स्मॉल ए और स्मॉल बी जीन इसमें उपस्थित है। ठीक, फिर इसमें देखिए आप लोग होगा क्या? अब इसके क्रोमेटिड बनेंगे। क्या बनेंगे? गुणसूत्रों में आप लोग देखे होंगे कि जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इसमें क्रोमेटिड बनने लग जाते हैं। क्या बनने लग जाते हैं? क्रोमेटिड बनते हैं। तो अब देखिए यहां पे, तो यहां पे क्रोमेटिड बनेंगे। क्रोमेटिड कैसे बनेंगे? तो आपको वो चीज थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब देखिए क्रोमेटिड कैसे बनेंगे तो आप इजिली समझ सकते हैं क्रोमेटिड कैसे बनेंगे। जैसे यहां पे देखिए कैपिटल ए था और कैपिटल बी, तो ये एक प्रकार से देखिए कैपिटल ए का क्रोमेटिड कैसे बनेगा? ये कैपिटल ए का क्रोमेटिड बन गया। ठीक, कैपिटल ए का क्रोमेटिड दो खंडों में बढ़ गए यहां से। ठीक है, यहां से दो खंड बन गए इसके कैपिटल ए के, तो ये कैपिटल ए का क्रोमेटिड हो गया, तो दोनों में कैपिटल ए रहेगा। और कैपिटल बी का क्रोमेटिड बनाना है तो इस वाले गुणसूत्र में हम देख रहे हैं, तो हमने पहले ए का क्रोमेटिड बना लिया तो ए का क्रोमेटिड बन गया। फिर हमको कैपिटल बी का क्रोमेटिड बनाना है तो ये कैपिटल बी का क्रोमेटिड बन गया, तो इसमें भी बी रहेगा और इसमें भी बी रहेगा, तो बी का भी क्रोमेटिड बन गया। अब आप इसमें देख सकते हैं ये स्मॉल ए और स्मॉल बी, तो स्मॉल ए वाले का भी आप क्या कर सकते हैं? स्मॉल ए वाले का भी आप क्रोमेटिड बना सकते हैं और इसी प्रकार से आप क्रमशः स्मॉल बी वाले का भी क्रोमेटिड जो है बना सकते हैं। तो यहां पे क्या होगा कि एक ही गुणसूत्र पर दो जीन उपस्थित हैं और उसका हमने एक समजात गुणसूत्र लिया। ठीक, अब अगर इसमें जीन विनिमय हो जाए, क्या हो जाए? जीन विनिमय हो जाए। यहां पे भी हमने एक ही गुणसूत्र पर दो जीन लिया है लेकिन यहां पे जीन विनिमय की प्रक्रिया नहीं हो रही है, तो दो प्रकार के युग्मक बन रहे हैं और इसको हम क्या बोलेंगे? पूर्ण सहलग्नता बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको हम पूर्ण सहलग्नता बोलेंगे। और अगर मान लीजिए किसी एक ही गुणसूत्र पर दो जीन उपस्थित हैं लेकिन ये थोड़ा दूर दूर उपस्थित है, तो इसमें क्या हो जाएगा? जीन विनिमय हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
जीन विनिमय हो जाएगा, यानी कि क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो ये कैपिटल ए और कैपिटल बी इनके क्रोमेटिड बन जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये कैपिटल ए का क्रोमेटिड बन गया और ये जो है कैपिटल बी का क्रोमेटिड बन गया, ये कैपिटल बी का क्रोमेटिड बन गया। उसी प्रकार इसका भी देख सकते हैं, जो समजात गुणसूत्र है उसमें स्मॉल ए है, तो इस स्मॉल ए का क्रोमेटिड बन गया ये और स्मॉल बी का क्रोमेटिड बन गया ये। अब इनमें होगा क्या, देखिए अब इनमें होगा जीन विनिमय। तो जीन विनिमय आप देख सकते हैं यहां पे किस प्रकार से हो रहा है। देखिए ये ऊपर कैपिटल ए का क्रोमेटिड है, ठीक, और नीचे जो है कैपिटल बी का क्रोमेटिड है। तो कैपिटल बी का क्रोमेटिड जो है, ठीक है, जैसे ही आप लोग देखेंगे कि अर्धसूत्री विभाजन में जैसे ही मेटाफेज की स्टेज आती है, वैसे ही जो गुणसूत्र होते हैं ये ध्रुवों की ओर जाने लग जाते हैं। कहां जाने लग जाते हैं, ध्रुवों की ओर जाने लग जाते हैं। तो जब ये ध्रुवों की ओर जाने लग जाते हैं तो इनमें क्या होता है कि इनके जो क्रोमेटिड हो जाते हैं ये आपस में जब पास पास आएंगे तो यहां पे कोएज्मा बन जाएगा। कोएज्मा का मतलब क्या है, कोएज्मा का मतलब आप देख सकते हैं जहां पे ये बी का क्रोमेटिड जो है स्मॉल बी के क्रोमेटिड से मिल रहा है, कैपिटल बी का क्रोमेटिड स्मॉल बी के क्रोमेटिड से मिल रहा है। तो अब यहां पे देखिए क्या होगा, अब यहां पे होगा ये कि देखिए ये जो हमारा ग्रीन पिंक कलर का है ये स्मॉल बी का क्रोमेटिड था और ये किसके साथ क्रॉस कर गया, ये क्रॉस कर गया कैपिटल बी वाले क्रोमेटिड के साथ, ठीक है। ये किसके साथ क्रॉस कर गया, ये क्रॉस कर गया किसके साथ, ये क्रॉस कर गया किसके साथ, तो ये क्रॉस कर गया स्मॉल ए, ठीक। तो स्मॉल बी वाला जो था हमारे पास, ये स्मॉल बी वाला क्रॉस कर गया किसके साथ, कैपिटल बी के साथ, यहां पे क्रॉस कर गया। तो यहां पे एक कोएज्मा बन गया। इस स्थिति को क्या बोलेंगे, कोएज्मा बोलेंगे। तो जब गुणसूत्र ध्रुवों की ओर जाने लग जाएंगे तो उसमें कोएज्मा बन जाएगा। तो कोएज्मा का मतलब क्या है, यहां पे कोएज्मा बना है किसके किसके मध्य बना है, आप लोग देख सकते हैं ये बना है किसके किसके मध्य, ये बना है यहां पे कैपिटल बी और स्मॉल बी के मध्य। तो अब देखिए होगा क्या यहां पे, जैसे मान लीजिए यहां पे क्या था, आप देख सकते हैं ये हमारा कैपिटल ए है और कैपिटल बी, ठीक है। तो कैपिटल ए और कैपिटल बी ये तो हमारा सेम युग्मक रहेगा, ठीक है। लेकिन यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां से जो कट गया है भाग, तो ये स्मॉल बी वाला जो भाग है ये कहां आ जाएगा, ये आ जाएगा कैपिटल बी की जगह में, ठीक है। स्मॉल बी वाला जो भाग है ये कट के यहां पे आ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। और ये जो हरे आपको व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है कैपिटल बी, ये कैपिटल बी जुड़ जाएगा किसके, इस स्मॉल बी वाले क्रोमेटिड के साथ। तो कैसे युग्मक बन जाएंगे, देखिए टोटल 4 प्रकार की युग्मक बनेंगे। कैसे बनेंगे, 4 प्रकार की युग्मक बनेंगे। देखिए एक तो हमारे पास क्या है, ये है, ये हमारा एक हमारा ये है कैपिटल ए कैपिटल बी, तो कैपिटल ए कैपिटल बी वाला एक युग्मक बन गया, ठीक। अब आप देखिए ये कैपिटल ए है, अब इस कैपिटल ए के साथ यहां पे कैपिटल बी था, कैपिटल ए के साथ क्या था, कैपिटल बी। लेकिन यहां पे क्या हो गया, जीन विनिमय हो गया। क्या हो गया, जीन विनिमय के द्वारा पुनर्योगज हो गया। तो जीन विनिमय जब यहां पे हुआ तो कैपिटल ए के साथ यहां पे कैपिटल बी था, लेकिन ये स्मॉल बी यहां पे घुस आया है जबरदस्ती, ठीक है। तो ये स्मॉल बी जुड़ जाएगा किसके साथ, इस कैपिटल ए के साथ। तो ये कैपिटल ए के साथ आप देख सकते हैं कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी की जगह यहां पे स्मॉल बी जुड़ गया, ये स्मॉल बी जुड़ गया। फिर तीसरे प्रकार के युग्मक क्या बनेंगे, ये देखिए स्मॉल ए वाला क्रोमेटिड था, अब इसके साथ स्मॉल बी था, लेकिन यहां से कट गया है, कोएज्मा बन गया है। तो ये कैपिटल बी जुड़ जाएगा किसके साथ, इस स्मॉल ए वाले क्रोमेटिड के साथ। तो स्मॉल ए वाले क्रोमेटिड के साथ कैपिटल बी जुड़ चुका है यहां पे। और चौथा युग्मक क्या है, स्मॉल ए और स्मॉल बी, तो ये स्मॉल ए और स्मॉल बी, ये 4 प्रकार के टोटल युग्मक जो है बन गए। तो इससे हुआ क्या, आपको समझ में क्या आया कि अगर जीन विनिमय यहां पे नहीं होता है, तो जीन विनिमय नहीं होता तो इसको हम बोलते हैं पूर्ण सहलग्नता, और ये आपको देखने को मिलेगी नर ड्रोसोफिला में। और अगर इनके मध्य जीन विनिमय हो जाता है, अगर एक ही गुणसूत्र पर 2 जीन उपस्थित हैं और थोड़ा दूर दूर उपस्थित हैं, तो उनमें जीन विनिमय हो जाएगा। तो जीन विनिमय के कारण क्या हो जाएगा, 4 प्रकार की युग्मक जो है बन जाएंगे। कितने प्रकार की युग्मक, 4 प्रकार की युग्मक जो है आपको दिखाई देने लग जाएंगे। और इसको फिर हम क्या बोलेंगे, जब जीन विनिमय हो जाएगा तो इसको फिर हम बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता, यानी कि इनकंप्लीट लिंकेज, ठीक है। तो अब यहां की आपको बेसिक इंफॉर्मेशन समझ में आ गई, ठीक, कि कैसे होता है। तो अगर एक ही गुणसूत्र पर यहां पे 2 जीन उपस्थित रहेंगे तो मेंडल का ये रेशियो नहीं आएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, रेशियो फिर चेंज हो जाएगा। तो यहां पे क्या है कि किसी एक ही गुणसूत्र पर जब 2 जीन उपस्थित रहेंगे तो वो सहलग्न जीन कहलाते हैं, और ये जब सहलग्न जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो इनको हम बोलते हैं सहलग्नता, ठीक। तो ये बात आपको समझ में आ गई, बेसिक सी बात। अब आप यहां पे समझना है आपको कि पूर्ण सहलग्नता क्या होती है। सहलग्नता 2 प्रकार से होगी, ठीक है। पूर्ण सहलग्नता जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट लिंकेज। अब आपको थोड़ा सा यहां पे समझना पड़ेगा। देखिए
जब संलग्न जीन, मतलब जब एक ही गुणसूत्र पर दो जीन उपस्थित हैं, ठीक, और पास पास उपस्थित हैं, तो वो संलग्न जीन है। या ऐसा कह सकते हैं आप लोग कि एक ही गुणसूत्र पर दो जीन उपस्थित हैं, तो वो कौन से जीन है? संलग्न जीन। तो जब संलग्न जीन में पुनर्योगज नहीं बनते हैं, ठीक है, पुनर्योगज नहीं बनते, अर्थात जिन संलग्न जीन्स में जीन विनिमय नहीं होता है, ठीक है, अगर संलग्न जीनों में जीन विनिमय की क्रिया नहीं हो रही, जैसा कि हमने आपको यहां पे बताया कि किसी एक ही गुणसूत्र पर दो जीन उपस्थित हैं और इनमें जीन विनिमय नहीं हो रहा है, तो जब जीन विनिमय नहीं हो रहा है तो पुनर्योगज नहीं बन रहे हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जब एक ही गुणसूत्र पर, ठीक है, जब संलग्न जीन में पुनर्योगज नहीं बनते, पुनर्योगज कब नहीं बनेंगे? जब जीन विनिमय की प्रक्रिया नहीं होगी। अगर जीन विनिमय होगा तो पुनर्योगज बनेंगे, ठीक है, मतलब नए प्रकार की युग्मक वहां पे बनेंगे, ठीक है। तो जब संलग्न जीन में पुनर्योगज नहीं बनते हैं, यानी कि जब संलग्न जीनों में जीन विनिमय की क्रिया नहीं होती है, तब क्या होता है? तब उसे हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संलग्नता, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये गुणसूत्र है, इस गुणसूत्र पर यहां पे कैपिटल ए जीन उपस्थित है, यहां पे कैपिटल बी जीन उपस्थित है, ठीक है, दोनों जीन अगर पास पास उपस्थित हैं तो संलग्न जीन है, ठीक है। अब इन संलग्न जीनों में अगर इन संलग्न जीनों में जीन विनिमय की प्रक्रिया नहीं होती है तो पुनर्योगज भी नहीं बनेंगे, तो इसी प्रक्रिया को बोलते हैं पूर्ण संलग्नता। तो जब संलग्न जीन में जीन विनिमय की प्रक्रिया नहीं होती है तो किसी भी प्रकार से पुनर्योगज नहीं बनते हैं, और इसी को हम बोलते हैं पूर्ण संलग्नता, ठीक है। और यह ऐसे जीन्स के बीच पाई जाती है जो कि एक ही गुणसूत्र पर अत्यधिक पास पास उपस्थित होते हैं, जिसके कारण जीन विनिमय की क्रिया नहीं हो पाती। तो अगर हमारे पास कोई गुणसूत्र है और इस गुणसूत्र पर यहां पे दो जीन अगर पास पास उपस्थित हैं, तो अगर जीन पास पास उपस्थित हैं तो इनमें जीन विनिमय की प्रक्रिया नहीं हो पाती है, और जीन विनिमय की प्रक्रिया जब नहीं हो पाती है तो पुनर्योगज किसी भी प्रकार से नहीं बनते हैं। लेकिन यहां पे आप देखिए, यहां पे हमने आपको क्या बताया कि अगर मान लीजिए किसी गुणसूत्र पर दो जीन उपस्थित हैं और इनमें अगर जीन विनिमय नहीं होता है, ठीक है, तो जीन विनिमय नहीं होगा तो किसी प्रकार से पुनर्योगज नहीं बनेंगे, यानी दो प्रकार की युग्मक बन जाएंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। अब इनमें जीन विनिमय नहीं हो रहा है, तो जब जीन विनिमय नहीं हो रहा है तो किसी भी प्रकार से क्या पुनर्योगज बनेंगे? नहीं बनेंगे। तो ये क्या है? पूर्ण संलग्नता, यानी कंप्लीट लिंकेज। अब यहां पे आप देखिए, यहां पे भी किसी एक ही गुणसूत्र पर दो जीन उपस्थित है। अब अगर ये मान लीजिए दोनों जीन दूर दूर उपस्थित हैं, तो जब दूर दूर अगर किसी गुणसूत्र पर जीन उपस्थित होंगे तो उनमें क्या हो जाएगा? जीन विनिमय हो जाएगा। तो इनमें आप देख सकते हैं जीन विनिमय भी हमने आपको करके दिखा दिया है, तो इनमें जीन विनिमय हो जाता है। तो जब जीन विनिमय होगा तो पुनर्योगज बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? तो आप यहां पे देख सकते हैं, जीन विनिमय हुआ तो ये हमारे पास देख सकते हैं कैपिटल ए के साथ यहां पे आप देख सकते हैं कि कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी था, लेकिन कैपिटल बी की जगह में यहां पे क्या जुड़ गया? स्मॉल बी जुड़ गया। देख सकते हैं आप, कैपिटल बी था, ठीक है, कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी होना चाहिए, लेकिन यहां पे जीन विनिमय हो गया। तो ये जो हमारे पास स्मॉल ए की जगह में स्मॉल ए का जोड़ा स्मॉल बी था, ये स्मॉल बी किस में चला गया? ये स्मॉल बी चला गया कैपिटल ए के साथ। तो देख सकते हैं आप लोग, ये कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी आ गया, और उसी प्रकार ये जो हमारा कैपिटल बी था, ये कैपिटल बी चला गया किसके साथ? स्मॉल ए के साथ ये कैपिटल भी चला गया। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं दो प्रकार से पुनर्योगज बन गए हैं। क्या बन गए? ये पुनर्योगज है। पुनर्योगज क्यों है? क्योंकि जीन विनिमय के कारण जो है आप देख सकते हैं नए प्रकार की युग्मक बन गए हैं। अगर जीन विनिमय ना होता तो यहां पे कैपिटल ए कैपिटल बी होता और यहां पे स्मॉल ए स्मॉल बी होता, लेकिन इनमें जीन विनिमय हो गया तो नए प्रकार के पुनर्योगज यहां पे बन गए, ठीक है। कैपिटल बी की जगह स्मॉल बी ले लिया और स्मॉल बी की जगह कैपिटल बी ले लिया, ठीक। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हमने आपको क्या बताया कि जब संलग्न जीन में पुनर्योगज नहीं बनते हैं, अर्थात संलग्न जीनों में जीन विनिमय नहीं होता है, ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं पूर्ण संलग्नता। तो पूर्ण संलग्नता कब पाई जाती है? जब किसी भी गुणसूत्र पर जीन अत्यधिक पास पास उपस्थित होते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होगी? पूर्ण संलग्नता होगी। क्यों? क्योंकि उनमें जीन विनिमय नहीं होगा और पुनर्योगज नहीं बनेंगे। और इसका एग्जाम्पल है नर ड्रोसोफिला, यानी कि मेल ड्रोसोफिला। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पूर्ण संलग्नता का एग्जाम्पल क्या है, तो आपको याद रखना है नर ड्रोसोफिला, ठीक है। तो इसके ऊपर सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किसने किया? टीएच मॉर्गन ने क्या किया? इन्होंने अपने प्रयोग में भूरे रंग एवं लंबे पंखों वाली ड्रोसोफिला लिया। कैसे? भूरे रंग वाली
और लंबे पंखों वाली, मतलब दो लक्षण यहां पे लिया उन्होंने, ठीक है। जो उन्होंने ड्रोसोफिला लिया, उस ड्रोसोफिला का रंग कैसा था, भूरे रंग की थी और लंबे पंखों वाली थी, ठीक है। अब इसका क्रॉस उन्होंने किसके साथ कराया, तो इसका क्रॉस उन्होंने किसके साथ कराया, ठीक है, काले रंग, इसका क्रॉस उन्होंने काले रंग एवं अवशेषी पंखों वाले, ठीक है, काले रंग एवं अवशेषी पंखों वाली ड्रोसोफिला के साथ करा दिया। तो F1 पीढ़ी में आप देख सकते हैं भूरे रंग एवं लंबे पंख वाली ही संतानें जो है प्राप्त हुई। अब क्यों प्राप्त हुई भैया, तो सिंपल सा फंडा है, आप ये बताइए, जो लक्षण प्रभावी होते हैं वही F1 पीढ़ी में दिखाई देते हैं, ठीक है। तो आप यहां पे आसानी के साथ देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि टीएच मॉर्गन ने क्या किया, जब प्रायोगिक प्रदर्शन किया तो इन्होंने क्या लिया, नर ड्रोसोफिला लिया। क्या लिया, इन्होंने अपने प्रयोग में नर ड्रोसोफिला लिया, ठीक है, या आप कह सकते हैं ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर। अगर आपको पूरा नाम लिखना है तो आप लोग पूरा नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है, ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर, ठीक है, तो आप लोग लिख भी सकते हैं ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर, ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर। तो मेंडल ने अपना जो पूर्ण संलग्नता का प्रायोगिक प्रदर्शन किया वो किसके ऊपर किया, ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर के ऊपर किया। अब वो भैया किसी दूसरे पर भी तो कर सकते थे। ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर का मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं फ्रूट फ्लाई, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्रूट फ्लाई, क्या बोलते हैं, फ्रूट फ्लाई यानी कि फल मक्खी, क्या बोलते हैं, इसको हम फल मक्खी भी कहते हैं। अगर आप इसका नॉर्मल भाषा में नाम देखें तो ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर को हम क्या बोलते हैं, फ्रूट फ्लाई यानी कि फल मक्खी, ठीक है, ऐसी मक्खी जो फल का सेवन करती है, फल मक्खी, तो फ्रूट फ्लाई यानी कि फल मक्खी, जिसको हम बोलते हैं ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर। तो टीएच मॉर्गन ने सबसे पहले ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर पर अपना प्रयोग किया पूर्ण संलग्नता का। अब इन्होंने फ्रूट फ्लाई यानी कि फल मक्खी ही क्यों लिया, इसके कारण आपको याद रखना है। इन्होंने फल मक्खी का चयन इसीलिए किया, फ्रूट फ्लाई का चयन इसीलिए किया क्योंकि सबसे पहली चीज तो इसका जीवन चक्र क्या होता है, बहुत कम होता है। इसका जो लाइफ साइकिल होता है, ठीक है, फल मक्खी का जो लाइफ साइकिल होता है, जीवन चक्र होता है, इसका जीवन चक्र आपको याद रखना है, जीवन चक्र जो है 2 सप्ताह का होता है, लगभग 2 सप्ताह का होता है, 12 से 14 दिन का इसका जीवन चक्र होता है। मतलब 12 से 14 दिन तक में ये बाल्यावस्था, यौवनावस्था और बुढ़ापा अवस्था सब देख लेती है, ठीक है। तो 14 दिन की यानी लगभग 2 सप्ताह की इसकी जीवन अवधि होती है और 2 सप्ताह के अंदर ही ये पैदा हो, ठीक है, ये पैदा होती है और 2 सप्ताह के अंदर ही बच्चों को खूब सारा जन्म देती है, उसके बाद खत्म भी हो जाती है, ठीक है। तो फ्रूट फ्लाई यानी जो फल मक्खी होती है, इसका जीवन चक्र 2 सप्ताह का होता है, ठीक है, कितने सप्ताह का, 2 सप्ताह का होता है। पहला चीज तो आपको यह याद रखना है। फिर इसमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, ठीक है, लैंगिक द्विरूपता। तो अगर आपसे कोई मान लो पूछ ही दिया, ठीक है, अगर आपसे कोई ये पूछ दिया कि टीएच मॉर्गन ने फल मक्खी के ऊपर ही क्यों प्रयोग किया, तो उसके कई सारे कारण हैं। पहली बात तो उसका जीवन चक्र जो है बहुत छोटा होता है, लगभग 2 सप्ताह का होता है। दूसरी बात कि लैंगिक द्विरूपता दर्शाते हैं। लैंगिक द्विरूपता का मतलब क्या है कि मेल और फीमेल ड्रोसोफिला को आप इजिली पहचान सकते हैं, इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा कारण था लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है इसमें। तीसरा कारण क्या था कि प्रयोगशाला में इसको कल्चर माध्यम में आसानी से संकरण कराया जा सकता है और खूब सारे जो है फल मक्खी उत्पन्न किए जा सकते हैं, ठीक है। तो 3 इंपॉर्टेंट कारण है जिनको आपको याद रखना है। ये 3 कारण आपके लिए काफी हैं, तो इनको आप लोग याद रख सकते हैं। तो टीएच मॉर्गन ने क्या लिया, मेल ड्रोसोफिला लिया, यानी कि ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर लिया। तो ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर जिसको हम बोलते हैं फ्रूट फ्लाई यानी कि फल मक्खी, तो इन्होंने फ्रूट फ्लाई यानी कि फल मक्खी लिया, ड्रोसोफिला लिया। तो इन्होंने किया क्या, इन्होंने 2 लक्षण लिए। इन्होंने क्या किया, ग्रे और लांग, ग्रे का मतलब होता है भूरे रंग वाले, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भूरे रंग वाली और लांग मतलब लंबे पंखों वाली क्या किया, एक ड्रोसोफिला लिया। उसका रंग कैसा था, जिस ड्रोसोफिला को टीएच मॉर्गन ने लिया उसका रंग कैसा था, भूरे रंग की थी और वो लंबी थी। उसके पंख कैसे थे, पंख जो है लॉन्ग साइज के थे यानी कि लंबे साइज के थे। और उसका विपरीत लक्षण क्या लिया, उसका उल्टा लक्षण क्या लिया, एक दूसरा लक्षण क्या लिया, काले रंग वाली ड्रोसोफिला लिया और वेस्टिजियल मतलब अवशेषी पंख वाली जो है ड्रोसोफिला को लिया। और इनके मध्य उन्होंने क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया। क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया। तो अब आप यहां पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। अब यहां पे ग्रे मतलब भूरा रंग, तो भूरे रंग के लिए इन्होंने कैपिटल जी 2 एलील लिए, ठीक है। एक लक्षण के लिए 2 कारक या एलील के जोड़े पाए जाते हैं, ये बात आपको पता है, ठीक है। 2 कारक या 2 एलील पाए जाते हैं, ठीक है।
तो ग्रे यानी कि भूरे रंग के लिए उन्होंने क्या लिया, भूरे रंग के लिए उन्होंने कैपिटल जी लिया, और लंबे पंखों के लिए उन्होंने लंबे पंखों के लिए कैपिटल भी 2 कारक लिए। ठीक, ये बात समझ में आई आपको कि सबसे पहले टीएच मॉर्गन ने भूरे रंग वाली और लंबे पंखों वाली जो है ड्रोसोफिला लिया, तो उन्होंने उसके लिए एलील कौन सा लिया, कारक के जोड़े कौन से लिए, कैपिटल जी लिया ग्रे रंग के लिए, और लांग यानी कि लंबे पंख के लिए क्या लिया, कैपिटल भी। अब इसका उल्टा लक्षण था ब्लैक और वेस्टिजियल यानी कि काला रंग और अवशेषी पंख। ठीक है, काला रंग और अवशेषी पंख, आप लोग लिख भी सकते हैं काला रंग और अवशेषी पंख। पंख कैसा था, अवशेषी यानी कि वेस्टिजियल। ठीक है, तो काला रंग और अवशेषी पंख, तो इसके साथ क्रॉस करा दिया। तो जब उन्होंने भूरा रंग लिया तो उसके लिए कैपिटल जी लिया, उसका क्रॉस कराया ब्लैक यानी कि ब्लैक के लिए क्या ले लिया, स्मॉल जी ले लिया, और वेस्टिजियल यानी अवशेषी पंख के लिए क्या ले लिया, स्मॉल भी। ठीक, तो 2 लक्षण उन्होंने लिया, भूरे और लंबे पंखों वाली ड्रोसोफिला का क्रॉस करा दिया किसके साथ, काली और अवशेषी पंख वाली ड्रोसोफिला के साथ करा दिया। तो अब आप ये बताइए कि यहां पे कौन कौन से युग्मक आएंगे, कैपिटल जी है तो एक कैपिटल जी आ जाएगा, कैपिटल भी से एक कैपिटल भी आ जाएगा। ठीक, और यहां से भी आप देख सकते हैं, यहां से क्यों एक युग्मक आएगा, यहां से एक कैपिटल स्मॉल जी आएगा और यहां से एक स्मॉल भी आएगा। और ये जब आपस में मिलेंगे तो F1 पीढ़ी में हमको कौन सी संतानें प्राप्त होगी, F1 पीढ़ी में हमको भूरे रंग वाली और लंबे पंखों वाली ड्रोसोफिला जो है दिखाई देगी। ठीक है, F1 पीढ़ी में हमको प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, तो भूरे रंग और लंबे पंखों वाली जो फल मक्खी है या ड्रोसोफिला है, ये क्या है, प्रभावी है। तो प्रभावी है तो F1 पीढ़ी में कौन दिखाई देगा, कैपिटल जी उपस्थित है, और कैपिटल जी किसका है, भूरे रंग वाली ड्रोसोफिला का, तो कैपिटल जी भी उपस्थित है और कैपिटल भी उपस्थित है। मतलब भूरे रंग वाली और लंबे पंखों वाली जो है संतानें या ड्रोसोफिला जो है F1 पीढ़ी में हमको दिखाई देंगी। यहां तक की बात क्लियर हो गई आपकी। अब अगर F1 पीढ़ी में जो हमको संतानें प्राप्त हुई है, F1 पीढ़ी में जो हमको प्राप्त हुए हैं, उनका क्रॉस अगर हम करा देते हैं किसके साथ, उनका क्रॉस हम करा देते हैं टेस्ट क्रॉस। ठीक है, अगर F1 पीढ़ी में जो हमको प्राप्त हुआ है, F1 पीढ़ी में जो संतानें हमको प्राप्त हुई है, ठीक है, यानी जो भूरे रंग वाली और लंबे पंखों वाली ड्रोसोफिला हमको F1 पीढ़ी में प्राप्त हुई है, इसका क्रॉस यानी लंबे पंख वाली और भूरे रंग वाली ड्रोसोफिला का क्रॉस अगर हम किसके साथ करा देते हैं, इस अप्रभावी जनक के साथ, तो अप्रभावी जनक के साथ जब हम क्रॉस कराएंगे किसका, F1 संकर का यानी F1 पीढ़ी का, तो इसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। तो यहां पे हम अब करा देंगे क्या, यहां पे हम करा देंगे इनके बीच टेस्ट क्रॉस। क्या कराएंगे, टेस्ट क्रॉस इनके बीच हम कराएंगे। तो जब हम इनके बीच टेस्ट क्रॉस कराएंगे तो होगा क्या, देखिए ये हमारे पास भूरे और लंबे पंखों वाली ड्रोसोफिला है। ठीक है, तो इसका यहां पे आप देख सकते हैं जीनोटाइप क्या आया है, कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल भी स्मॉल भी। ठीक है, कैपिटल भी स्मॉल भी। तो ये तो भूरे रंग वाली और लंबे पंखों वाली यानी F1 पीढ़ी में जो आया है हमने उसको लिख लिया। ठीक है, भूरे और लंबे पंखों वाली ड्रोसोफिला हमने लिख लिया। अब इसका क्रॉस हमको कराना है किसके साथ, इस अप्रभावी जनक के साथ, मतलब काले और अवशेषी पंख वाली ड्रोसोफिला के साथ। तो ये हमने ले लिया ब्लैक एंड वेस्टिजियल, मतलब काले और वेस्टिजियल मतलब अवशेषी पंखों वाली ड्रोसोफिला को। अब इनके मध्य क्रॉस करा दीजिए। तो क्रॉस कैसे कराएंगे, देखिए अब यहां पे होगा क्या कि देखिए अब यहां पे केवल 2 प्रकार के यहां पे युग्मक बनेंगे। कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे, 2 युग्मक बनेंगे। यहां पे आप देख सकते हैं कैपिटल जी के साथ क्या है आपका, कैपिटल भी है। ठीक है, एक कैपिटल जी है, एक कैपिटल भी है, तो एक युग्मक तो हमारा ये बन जाएगा कैपिटल जी और कैपिटल भी, और स्मॉल जी और स्मॉल भी, ये आपस में एक युग्मक बन जाएगा। तो टोटल 2 युग्मक यहां पे बनेंगे। ठीक है, यहां पे ये जो हमको प्राप्त हुआ है कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल भी स्मॉल भी, तो इसमें से 2 प्रकार की युग्मक बन जाएंगे। कैपिटल को अलग कर दीजिए, स्मॉल को अलग कर दीजिए। अब इसका क्रॉस कराएंगे आप, तो ये बताइए जब आप क्रॉस कराएंगे तो इस कैपिटल जी में से भी तो एक ही युग्मक आएगा, और इस स्मॉल भी में से क्या आएगा, एक ही स्मॉल भी आएगा। दोनों युग्मक थोड़ी ना क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो इनमें से क्या आएगा, एक एक युग्मक ही आएगा दोनों का। तो अब आप क्रॉस करा दीजिए, इस कैपिटल जी और कैपिटल भी का क्रॉस आप कराएंगे स्मॉल जी स्मॉल भी के साथ, तो कैपिटल जी आ गया, फिर स्मॉल जी आ गया, कैपिटल भी आ गया और फिर स्मॉल भी आ गया। ठीक, अब इसके बाद आप देख सकते हैं यहां पे ये क्या है हमारे पास भैया, ये हमारे पास स्मॉल जी है
अब इसका क्रॉस करा दीजिए इसके साथ, स्मॉल जी स्मॉल भी का क्रॉस स्मॉल जी स्मॉल भी के साथ करा दीजिए, तो दो यहाँ पे स्मॉल जी आ जाएंगे और स्मॉल भी यहाँ पे है, स्मॉल भी यहाँ पे भी है, तो दोनों स्मॉल भी आ गए। तो अब आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो कैपिटल जी यहाँ पे उपस्थित हुआ है सेम आपको यहाँ पे उपस्थित हुआ था, ठीक। यही चीज सेम हमको F1 संकर में उपस्थित हुई थी। मतलब F1 संकर में जो हमको प्राप्त हुए थे वो कैसे ड्रोसोफिला थी, लंबे पंखों वाली और भूरे रंग वाली थी। तो यहां पे भी आप देख सकते हैं कि हमको भूरे रंग वाली और लंबे पंखों वाली भी, देखिए कैपिटल भी उपस्थित है ना, कैपिटल भी लंबे पंख का जीन है, तो कैपिटल भी उपस्थित है मतलब लंबे पंख वाली ड्रोसोफिला है, और कैपिटल जी है मतलब भूरे रंग वाली ड्रोसोफिला है। और यहां पे देखिए यहां पे दोनों स्मॉल जी हैं, इसका मतलब काले रंग वाली यहां पे ड्रोसोफिला प्राप्त हो रही है, और स्मॉल भी है मतलब स्मॉल भी मतलब अवशेषी पंखों वाली ड्रोसोफिला भी प्राप्त हो रही है। तो आपको यहां पे क्या प्राप्त हो रहा है, पूरी की पूरी जो संतानें प्राप्त हो रही है वो आपको जनक के समान प्राप्त हो रही है। जनक में हमने क्या लिया था, हमने भूरे और लंबे पंखों वाली ड्रोसोफिला लिया था, तो यहां पे आप देख सकते लंबे और भूरे है ना, भूरे और लंबे पंखों वाली ड्रोसोफिला प्राप्त हुई है। और यहां पे आप देख सकते हैं ब्लैक और वेस्टिजियल मतलब यहां पे काले और अवशेषी पंखों वाली ड्रोसोफिला जो है प्राप्त हुई है। तो अगर हम ये कहें यहां पे कि ग्रे और लांग मतलब भूरे और लंबे पंखों वाली जो ड्रोसोफिला इनकी संख्या कितनी है, एक है, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है, भूरे और लंबे पंखों वाले की संख्या भी एक है, और ब्लैक और वेस्टिजियल मतलब काले और अवशेषी पंखों वालों की संख्या भी कितनी है, सेम है। मतलब क्या है, मतलब ये पूर्ण सहलग्नता है। पूर्ण सहलग्नता का मतलब है कि जो हमने यहां पे जनक लिया था सेम लक्षण पूरे के पूरे हमको अगर प्राप्त हो जाते हैं F2 पीढ़ी में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पूर्ण सहलग्नता यानी कि कंप्लीट लिंकेज। बात समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूं आपको, क्योंकि यहां पे किसी भी प्रकार से जीन का विनिमय नहीं हुआ, ठीक है। तो जीन विनिमय अगर यहां पे होता तो हमारे पास 1:1 का रेशियो यहां पे ना होता, ठीक है। और हमको जनक के समान पूरे के पूरे 100% जो हमको संतानें प्राप्त हो रही है वो कैसी प्राप्त हो रही है, वो हमको जनक के समान प्राप्त हो रही है। एक संतान हमारी प्राप्त हो रही है ना, भूरे और लंबे पंखों वाली ड्रोसोफिला, और एक हमको प्राप्त हो रही है अवशेषी और ब्लैक यानी कि काले रंग वाली ड्रोसोफिला। तो यहां पे दोनों के दोनों जो लक्षण प्राप्त हो रहे हैं वो जनकों के समान लक्षण प्राप्त हो रहे हैं। तो सेम लक्षण जनकों के समान पूरे के पूरे 100% क्यों प्राप्त हो गए, क्योंकि यहां पे किसी प्रकार से जीन विनिमय नहीं हुआ। अब जब जीन विनिमय नहीं हुआ तो क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, तो पुनर्योगज नहीं बने, और यहां पे पूरे के पूरे जो 100% यहां पे संतानें बनी हैं वो पूरे के पूरे जनक के समान है। तो ये है पूर्ण संलग्नता यानी कि कंप्लीट लिंकेज। स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए, इसके बाद हम आपको कवर कराते हैं पूरा का पूरा अपूर्ण प्रभाविता यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस। चलिए, तो स्क्रीनशॉट भी आप लोगों ने ले लिया होगा, तो ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, ये तो हमारा हो चुका, ठीक है, ये हमारा हो चुका। हमने क्या किया था भैया कि मॉर्गन ने क्या किया कि भूरे रंग एवं लंबे पंखों वाली ड्रोसोफिला का क्रॉस किसके साथ करा दिया, इन्होंने काले रंग एवं अवशेषी पंखों वाले के साथ करा दिया। और जब उन्होंने करा दिया तो F1 पीढ़ी में उनको क्या प्राप्त हुआ, भूरे रंग एवं लंबे पंखों वाली ड्रोसोफिला की संतानें जो है प्राप्त हुई, ठीक है। F1 पीढ़ी में क्या प्राप्त हुई थी, भूरे रंग एवं लंबे पंखों वाली ड्रोसोफिला की संतानें। फिर जब हमने F1 संकर का क्रॉस जो है समयुग्मजी अप्रभावी जनक के साथ करा दिया, ठीक है। किसके साथ करा दिया, समयुग्मजी अप्रभावी जनक के साथ करा दिया। देख सकते हैं आप लोग, हमारे पास F1 पीढ़ी आई, इस F1 पीढ़ी में जो हमको भूरे रंग और लंबे पंखों वाली ड्रोसोफिला प्राप्त हुई, इसका क्रॉस हमने ब्लैक और वेस्टिजियल जो यानी कि ये जो हमारे पास समयुग्मजी और समयुग्मजी अप्रभावी लक्षण है, ठीक है। तो समयुग्मजी अप्रभावी लक्षण कौन सा है, ब्लैक और वेस्टिजियल मतलब काला रंग और अवशेषी पंख। तो हमने क्या किया भैया, F1 संकर का क्रॉस किसके साथ करा दिया, समयुग्मजी अप्रभावी जनक के साथ। तो ये समयुग्मजी अवस्था में अप्रभावी जनक है, तो इनके साथ हमने क्रॉस करा दिया। तो यहां पे आप देख सकते हैं कैपिटल जी एक आ गया और एक कैपिटल, यहां पे स्मॉल जी आ गया, एक स्मॉल भी आ गया, ठीक है। और यहां पे टोटल आप देख सकते हैं इनसे दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, और दोनों युग्मक जब इसमें से क्रिया करेंगे तो पूरे के पूरे जनकों के समान यहां पे संतानें जो है प्राप्त हो गई, ठीक है। तो ये है पूर्ण संलग्नता, क्योंकि किसी प्रकार से इनके बीच लिंकेज नहीं हुआ, संलग्नता नहीं, यहां पे लिंकेज नहीं हुआ, यानी कि पूर्ण रूप से संलग्नता हुई। पूर्ण रूप से संलग्नता का मतलब क्या है कि जब संलग्न जीन
सहलग्न जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर आ जाते हैं, तो यही क्रिया क्या है? सहलग्नता है। ठीक है, तो पूर्ण संलग्नता का मतलब क्या है कि पूर्ण संलग्नता का मतलब है कि पूर्ण रूप से जो हमारे पास संलग्न जीन थे वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कंप्लीटली आ गए हैं, क्योंकि जीन विनिमय किसी प्रकार से नहीं हुआ। तो ये है भैया, आप लोग देख सकते हैं पूर्ण संलग्नता यानी कि कंप्लीट लिंकेज। अब बात करते हैं हम किसकी? अब हम बात करते हैं भैया यहां पे अपूर्ण संलग्नता की। तो जस्ट आप लोग इसका उल्टा करिए। जैसे आप लोगों ने पूर्ण संलग्नता में क्या देखा था कि किसी गुणसूत्र पर, ठीक है, किसी गुणसूत्र पर मान लीजिए यहां पे जीन पास पास उपस्थित थे, ठीक है, तो इनमें किसी प्रकार से जीन विनिमय नहीं हो रहा था। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास कोई गुणसूत्र है, अगर हमारे पास कोई गुणसूत्र है, ठीक है, लेकिन इसमें एक जीन यहां पे उपस्थित है और एक जीन क्या है, दूरी उपस्थित है। ठीक है, तो अगर एक ही गुणसूत्र में आप देखेंगे, अगर एक ही गुणसूत्र पे मान लीजिए 2 या 2 से अधिक जीन उपस्थित हैं, तो जो जीन पास पास उपस्थित हैं उनमें तो जीन विनिमय नहीं होगा। लेकिन अगर एक ही गुणसूत्र पर जीन जो है दूरी दूरी उपस्थित हैं, तो दूरी दूरी जीन उपस्थित है तो उनमें क्या होगा, जीन विनिमय होगा, पुनर्योगज बनेंगे, और इसी को हम बोलेंगे अपूर्ण सहलग्नता यानी कि इनकम्प्लीट लिंकेज। तो जब सहलग्न जीन में कुछ पुनर्योगज बन जाते हैं, ठीक है, सहलग्न जीन में क्या हो जाता है, पुनर्योगज बन जाते हैं। अब एक ही हमारे पास गुणसूत्र है, ठीक है, अब इस एक गुणसूत्र में यहां पे कैपिटल ए और यहां पे कैपिटल बी, मतलब एक ही गुणसूत्र पर जीन अगर दूरी दूरी उपस्थित है, तो दूरी दूरी जब उपस्थित होंगे तो इनमें क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, जिसके कारण पुनर्योगज बन जाएंगे। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं अपूर्ण सहलग्नता। तो जब सहलग्न जीन में क्या होता है, पुनर्योगज बन जाते हैं। ठीक है, ये भी सहलग्न जीन ही है लेकिन दूर दूर उपस्थित हैं। कैसे हैं, सहलग्न जीन दूर दूर उपस्थित है, तो इनमें जीन विनिमय हो जाएगा, और जीन विनिमय जब हो जाता है तो पुनर्योगज बन जाते हैं, यानी कि नए प्रकार के, है ना, नए प्रकार के क्रोमेटिड के जोड़े जो हैं, युग्मक के जोड़े जो हैं प्राप्त हो जाते हैं जीन की अदला बदली के कारण। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं अपूर्ण सहलग्नता। और इस प्रकार की जो सहलग्नता है ना, ये ऐसे जीन्स में पाई जाती है, ऐसे जीन्स के बीच पाई जाती है जो कि एक ही गुणसूत्र पर दूर दूर उपस्थित होते हैं। तो अगर एक ही गुणसूत्र पर जैसे मान लीजिए पास पास जीन उपस्थित हैं तो उनमें जीन विनिमय नहीं होगा, लेकिन एक ही गुणसूत्र पर मान लीजिए अगर दूर दूर, एक ही गुणसूत्र पर 2 जीन अगर दूर दूर उपस्थित हैं तो उनमें जीन विनिमय हो जाएगा, जिस कारण से क्रॉसिंग ओवर होगा और पुनर्योगज बन जाएंगे। इसी को हम बोलेंगे अपूर्ण सहलग्नता। और अपूर्ण संलग्नता किसमें पाई जाएगी, तो जब एक ही गुणसूत्र पर 2 जीन दूर दूर पाए जाएंगे। कैसे पाए जाएंगे, एक दूसरे से दूर दूर होंगे। ठीक है, तो उनमें क्या हो जाएगा, जीन विनिमय हो जाएगा और पुनर्योगज बन जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, पुनर्योगज बन जाएंगे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो इस प्रकार के जीन जो होते हैं ये अपूर्ण संलग्न जीन कहलाते हैं। ठीक है, अपूर्ण संलग्न जीन का मतलब क्या है कि पूर्ण रूप से जीन जो है F2 पीढ़ी में नहीं जा पाएंगे, यानी पूर्ण रूप से जनक के समान संतानें प्राप्त नहीं होगी, कुछ ना कुछ संतानें जो है क्या होगी, डिफरेंट आएगी। और उसका कारण क्या है कि जीन का विनिमय हो गया, तो जीन विनिमय के कारण क्या हुआ, जीन की अदला बदली हो गई। तो जीन की अदला बदली हुई, इसका मतलब लक्षणों की भी थोड़ा बहुत क्या हो गई, अदला बदली हो गई। ठीक है, तथा इनकी वंशागति की यह दशा क्या कहलाती है, अपूर्ण सहलग्नता कहलाती है। ठीक है, तो अपूर्ण सहलग्नता किसे कहते हैं, जब एक ही गुणसूत्र पर जीन दूर दूर उपस्थित होते हैं तो उनमें जीन विनिमय हो जाता है, और जब जीन विनिमय हो जाता है तो उनमें पुनर्योगज बन जाते हैं, नए प्रकार के युग्मक बन जाते हैं, जिस कारण से कुछ लक्षण जो है जनकों से भिन्न आएंगे। ठीक है, पूरे के पूरे 100% जो लक्षण है वो जनकों के समान नहीं आएंगे। क्यों, क्योंकि थोड़ा मात्रा में जीन विनिमय हो गया है और पुनर्योगज बन गए हैं, इसलिए। तो जीन के खंडों का वहां से अलग होना, जहां पे कोएजमा बनती है, और वहां से अलग होने के बाद उनका फिर से जुड़ जाना दूसरे क्रोमेटिड के साथ, यही क्रिया क्या है, पुनर्योगज। ठीक है, तो ये चीज भी आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब आपको यहां पे समझना है, अब यहां पे देखिए, अब अपूर्ण प्रभाविता का जो एग्जाम्पल है वो मक्का का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, मक्के का। मक्के की अगर हम बात करते हैं तो मक्का में सबसे पहले जॉन हचिंसन ने क्या किया कि इन्होंने क्या किया, रंगीन एवं भरे बीज लिया। कैसे बीज लिया, रंगीन एवं भरे बीज। रंगीन बीज का मतलब है कि जो कलर्ड होगा, और भरे हुए बीज का मतलब जो फूला हुआ बीज होगा। ठीक, और इसका उल्टा लक्षण ले लिया, रंगहीन और सिकुड़ा हुआ बीज। ठीक, और इनके मध्य उन्होंने क्रॉस करा दिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने रंगीन और भरा हुआ बीज लिया। तो रंगीन बीज के लिए इन्होंने क्या किया, रंगीन बीज के लिए इन्होंने कैपिटल सी कारक लिया 2 ठो, और इन्होंने भरे रंग के बीज के लिए क्या लिया, कैपिटल एस जो है यहां पे 2 कारक उन्होंने लिया, यानी कि
2 एलील लिया, ठीक है। अब इसके बाद आप देख सकते हैं फिर रंगहीन के लिए स्मॉल सी और सिकुड़े के लिए उन्होंने क्या कर दिया, स्मॉल एस ले लिया और इनके मध्य उन्होंने क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया। तो अपूर्ण प्रभाविता का एग्जाम्पल आपको किसमें देखने को मिलता है, सबसे बढ़िया मक्का में देखने को मिलता है, ठीक है। और जो पूर्ण प्रभाविता होती है बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि कुछ ना कुछ जीन विनिमय हो ही जाता है, जिस कारण से पूरे के पूरे जो संतानें हैं वो जनकों के समान नहीं मिलती है। जनकों से जो संतानें पैदा होगी उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस या चेंजेस जरूर होगा। जैसे मेरे माता पिता के द्वारा मेरा निर्माण हुआ है, यानी सिंपल सी बात है कि मेरे अंदर कुछ ना कुछ मात्रा जो है, कुछ ना कुछ लक्षण जो है अपने जनकों से भिन्न है, यानी मेरे माता पिता से क्या है, भिन्न है। और वो किस लिए भिन्न हो गए, क्योंकि सीधा सा इसका फंडा एक ही है कि उनमें जीन विनिमय हो गया। क्या हो गया, जीन विनिमय हो गए, जिस कारण से कुछ पुनर्योगज बन जाते हैं, ठीक है। और पुनर्योगज के चलते ही क्या हो जाते हैं, कुछ नए प्रकार के लक्षण जो है बन जाते हैं। बात को समझिए आप लोग, ठीक है। तो यहां पे रंगीन और भरा हुआ बीज लिया गया और उसका क्रॉस करा दिया गया किसके साथ, रंगहीन और सिकुड़े हुए बीज के साथ। तो जब इसका क्रॉस करा दिया गया तो यहां से देखिए, अब यहां से क्या आएगा, अब यहां पे आप लोग देख सकते हैं क्या है, यहां पे 2 कैपिटल सी है तो एक ही कैपिटल सी आएगा, और 2 कैपिटल एस है तो उसमें से एक कैपिटल एस भी आ गया। अब सेम इसी प्रकार यहां पे एक एलील, एक कारक यहां पे आ गया, 2 कारक है ना, 2 कारक के जोड़े हैं तो एक यहां पे आ गया, एक यहां पे आ गया। यानी कि यहां पे आप देख सकते हैं 2 कैपिटल सी है तो एक कैपिटल सी आ गया, और 2 कैपिटल एस हैं तो एक कैपिटल एस आ गया। उसी प्रकार यहां पे 2 स्मॉल सी थे तो एक स्मॉल सी यहां आ गया, और 2 स्मॉल एस हैं तो एक स्मॉल एस आ गया। तो यहां पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, यहां पे हमको दिखाई ये दे रहा है कि F1 पीढ़ी में हमको रंगीन और भरे रंग के बीज जो है प्राप्त हो रहे हैं। कैसे, रंगीन और भरे रंग के बीज। क्यों, क्योंकि यहां पे कैपिटल सी उपस्थित है तो कैपिटल सी प्रभावी है, मतलब रंगीन बीज है, और कैपिटल एस भी है तो कैपिटल एस मतलब भरा हुआ बीज ज्यादा प्रभावी है। तो F1 पीढ़ी में तो हमको वही दिखाई देगा। तो जब मक्के में क्या किया गया है ना, मक्के में जॉन हचिंसन के द्वारा, आपको याद रखना है कि मक्के में जब क्रॉस कराया गया किसके मध्य, जब रंगीन और भरे हुए मक्के का क्रॉस कराया गया किसके साथ, रंगहीन और सिकुड़े हुए बीज वाले मक्के के साथ, तो क्या देखा गया कि F1 पीढ़ी पर रंगीन और भरे हुए प्रकार के क्या पाए जाते हैं, बीज जो है मक्के के पाए जाते हैं। अब यहां पे होता क्या है, अब इनमें हो जाएगा जीन विनिमय। क्या हो जाएगा, जीन विनिमय, क्योंकि मान लीजिए गुणसूत्र पर इनके जीन जो है दूर दूर उपस्थित है, तो इनमें क्या हो जाएगा, जीन विनिमय। तो जीन विनिमय कैसे होगा आपको यहां पे थोड़ा समझना है। तो देखिए जीन विनिमय कैसे होगा, अब यहां पे हमारे पास कैपिटल सी कैपिटल एस है तो कैपिटल सी कैपिटल एस, स्मॉल सी स्मॉल एस तो स्मॉल सी स्मॉल एस। अब इनमें क्या हो जाएगा आपस में, इनमें जो है आपस में जीन विनिमय हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये कैपिटल सी और कैपिटल एस है, ये कैपिटल सी और कैपिटल एस है। अब इनमें क्या हो जाएगा, जीन का विनिमय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीन विनिमय हो जाएगा। तो जीन विनिमय होगा तो क्या होगा, देखिए ये कैपिटल सी के साथ कैपिटल एस उपस्थित था, ठीक है, कैपिटल सी के साथ कैपिटल एस उपस्थित था। तो यहां पे अब ये कट जाएगा यहां से, और ये जो स्मॉल सी के साथ स्मॉल एस था, इनमें जीन का विनिमय होगा। तो इस कैपिटल सी के साथ अब स्मॉल एस आ जाएगा, और इस स्मॉल सी के साथ अब कैपिटल एस आ जाएगा। बात समझ में आ गई आप लोगों के। तो एक तो आपकी युग्मक सेम रहेंगे, कैपिटल सी कैपिटल एस और स्मॉल सी स्मॉल एस, ये तो सेम है। और यहां पे क्या हो जाएगा, इनके मध्य जीन विनिमय हो जाएगा कुछ मात्रा में। क्या हो जाएगा, जीन विनिमय हो जाएगा। तो जीन विनिमय कैसे हुआ, देखिए कैपिटल सी कैपिटल एस थे और स्मॉल सी स्मॉल एस तो स्मॉल सी स्मॉल एस थे। अब इनमें जीन का विनिमय हो गया, तो इधर वाला जो खंड है वो चला जाएगा कैपिटल सी के साथ, और कैपिटल सी का इधर वाला जो खंड है वो चला जाएगा स्मॉल सी के साथ। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे क्या बनेगा, कैपिटल सी के साथ जुड़ जाएगा, कैपिटल सी के साथ अब कैपिटल एस नहीं रहेगा, स्मॉल एस आ जाएगा, और स्मॉल सी के साथ यहां पे फिर कैपिटल एस आ जाएगा। तो टोटल यहां पे देखिए 4 प्रकार के अब युग्मक बनेंगे। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे। एक तो सेम यही रहेगा, कैपिटल सी कैपिटल एस, तो कैपिटल सी कैपिटल एस ये सेम है, और ये भी आपका सेम है, स्मॉल सी स्मॉल एस तो स्मॉल सी और स्मॉल एस, ये भी आपका क्या है, सॉरी ये वाला, इसको आप देखिए ये वाला, ये भी क्या है, कैपिटल सी और स्मॉल सी और स्मॉल एस, ये भी क्या है, सेम है। अब यहां पे देखिए जहां पे जीन का विनिमय हुआ है तो यहां पे पुनर्योगज बन गए हैं। क्या बन गए हैं, पुनर्योगज बन गए हैं। कैसे बन गए हैं, तो देखिए कैपिटल सी के साथ अब यहां पे कैपिटल एस नहीं रह गया, कैपिटल सी के साथ स्मॉल एस जुड़ गया। आप लोग देख सकते हैं यहां पे कैपिटल सी के साथ क्या जुड़ गया, यहां पे स्मॉल एस जुड़ गया, ठीक है। और यहां पे जो स्मॉल सी था
इस स्मॉल सी के साथ यहाँ पे कैपिटल एस जुड़ गया, तो इस स्मॉल सी के साथ अब कैपिटल एस जुड़ गया, तो टोटल 4 प्रकार के युग्मक यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। 2 तो सेम यही प्राप्त हो गए, ठीक है, 2 सेम यही प्राप्त हो गए, और 2 हमको अलग प्रकार की युग्मक प्राप्त हुए। तो 2 अलग प्रकार की युग्मक क्यों प्राप्त हुए? जीन विनिमय के कारण। किसके कारण? जीन विनिमय के कारण 2 नए प्रकार के पुनर्योगज बन गए, यानी 2 नए प्रकार के युग्मक यहाँ पे बन गए, ठीक है। अब ये जो हमारे पास चारों प्रकार की युग्मक बने हैं, ये 4 प्रकार के जो युग्मक बने हैं, ये जो सभी के सभी युग्मक है, इनका हम कराएंगे टेस्ट क्रॉस। क्या कराएंगे? टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का मतलब है कि अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस कराएंगे। तो ये जो चारों युग्मक बने हैं, ये देखिए 1 2 3 4, ये 4 युग्मक बने हैं। अब इनका हमको टेस्ट क्रॉस कराना है, मतलब इस अप्रभावी जनक के साथ। तो रंगहीन और सिकुड़े हुए बीज लेना है, तो हमने ले लिया भैया, यहां पे आप देख सकते हैं ये रंगहीन है, ये क्या है? ये रंगहीन है, और ये सिकुड़े हुए बीज हमने ले लिया। रंगहीन और सिकुड़े हुए बीज हमने यहां पे ले लिया। अब इसका हम आपस में क्या कराएंगे? क्रॉस कराएंगे। तो देखिए अब यहां पे 2 जोड़े हैं, ठीक है, यहां पे 2 स्मॉल सी है, ठीक है, यानी 2 कारक हैं स्मॉल सी के, और स्मॉल एस के भी 2 कारक हैं। तो हम जब क्रॉस कराते हैं तो क्या होगा? एक ही युग्मक आएगा ना, तो यहां से क्या आएगा भैया? एक ही स्मॉल सी आ जाएगा और एक ही स्मॉल एस। तो ये 4 युग्मक बन गए, और 4 युग्मक, और एक यहां पे देखिए, यहां पे 2 स्मॉल सी है और 2 स्मॉल एस, तो यहां से एक स्मॉल सी आ जाएगा और एक स्मॉल एस आ जाएगा, एक स्मॉल सी और एक स्मॉल एस। अब इनका हम चारों के साथ क्रॉस करा देंगे, तो आसान भाषा में आप लोग समझ सकते हैं। ये इस कैपिटल सी और कैपिटल एस का क्रॉस हमने सबसे पहले करा दिया इस स्मॉल सी स्मॉल एस के साथ। तो यहां पे हमको आप लोग देख सकते हैं ये जनक के समान संतानें मिल रही है, मतलब कि यहां पे कैपिटल सी उपस्थित है। इसका मतलब यहां पे रंगीन बीज उपस्थित है। कैपिटल सी उपस्थित है मतलब रंगीन बीज, और कैपिटल एस उपस्थित है, इसका मतलब भरा हुआ बीज है। कैसा बीज है? भरा हुआ बीज। यहां पे देखिए आप लोग, यहां पे कैपिटल सी है, तो कैपिटल सी का मतलब क्या है? कैपिटल सी है, इसका मतलब रंगीन बीज तो है, लेकिन दोनों स्मॉल एस है, इसका मतलब रंगीन के साथ यहां पे सिकुड़ा हुआ बीज आ गया। क्या हो गया? रंगीन बीज तो आया, लेकिन सिकुड़ा हुआ भी साथ में आ गया। तो ये एक नए प्रकार का लक्षण बन गया। फिर यहां पे देखिए स्मॉल सी और स्मॉल सी है, इसका मतलब यहां पे रंगहीन बीज है। कैसे बीज है? यहां पे रंगहीन बीज है। और कैपिटल एस उपस्थित है, मतलब रंगहीन के साथ यहां पे क्या आ गया? रंगहीन के साथ भरा हुआ बीज आ गया। कैसा हो गया? रंगहीन और भरा हुआ प्रकार का बीज प्राप्त हो गया। और यहां पे देखिए, यहां पे आप लोग देख सकते हैं क्या है? यहां पे भी आप लोग देख सकते हैं रंगहीन, स्मॉल सी दोनों हैं। इसका मतलब अगर समयुग्मजीय अवस्था में ये अप्रभावी जीन है, तो यहां पे रंगहीन प्रकार के बीज प्राप्त होंगे, और स्मॉल एस मतलब यहां पे सिकुड़े हुए प्रकार के बीज जो हैं, सिकुड़े हुए प्रकार के बीज जो हैं प्राप्त होंगे। तो हमारा जनक लक्षण क्या था? रंगहीन, रंगीन और भरा हुआ बीज, ये हमारा एक लक्षण था। रंगीन और भरा हुआ बीज, ये हमारा एक जनक लक्षण था। और दूसरा हमारा जनक लक्षण क्या था? दूसरा हमारा जनक लक्षण था क्या? रंगहीन व सिकुड़े हुए बीज। तो आपको याद रखना है कि अपूर्ण प्रभाविता में क्या हुआ? यहां पे लगभग 96.4% संतानें जो है वो एकदम से जनक के समान प्राप्त होगी। और ये जो कुछ संतानें आपको रंगीन के साथ सिकुड़ा हुआ आ गया, रंगीन के साथ भरे हुए बीज थे, लेकिन रंगीन के साथ अगर सिकुड़े हुए बीज आ गए, उसी प्रकार रंगहीन के साथ भरे हुए बीज आ गए, तो ये नए प्रकार के संतान जो है उत्पन्न हो गई है। तो इस नए प्रकार की संतानों को उत्पन्न होने का कारण क्या है? इन नए प्रकार की संतानों के उत्पन्न होने का कारण क्या है? जीन विनिमय। क्योंकि जीन विनिमय हो गया तो नए प्रकार के युग्मक बन गए, यानी कि पुनर्योगज बन गए ये दोनों। और इनकी वजह से ही हम देख पा रहे हैं कि कुछ हमको जनक के समान तो संतानें प्राप्त होती है अधिकतर, लेकिन कुछ संतानें जो है आप देख सकते हैं कि जनक से भिन्न प्राप्त हो रही हैं। तो जनक पूरी तरह से क्यों प्राप्त नहीं हो रहे हैं? पूरी तरह से जनक यहां पे अप्टो पीढ़ी में क्यों प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं? क्यों? इसका वजह केवल एक ही है, क्योंकि इसमें गुणसूत्र दूर दूर थे, तो जीन विनिमय हो गया। जीन विनिमय के कारण कुछ पुनर्योगज बन गए, जैसे ये यहाँ पे पुनर्योगज बना है, ये पुनर्योगज बना है और ये पुनर्योगज बने हैं, तो 2 पुनर्योगज बन जाते हैं। और जिस कारण से आप देख सकते हैं कि कुछ संतानें जो है, कुछ संतानें जनकों से भिन्न प्रकार की प्राप्त होती है। तो 3.6% संतानें जो है ये जनकों से भिन्न है। कैसी है? ये जनकों से भिन्न प्रकार की संतानें है ना, जनकों से भिन्न प्रकार की संतानें जो है प्राप्त होती है, ठीक है, जनकों से भिन्न। और 96.4% जो है जनक के समान जो है संतानें जनक के समान प्राप्त होती हैं। तो हमको क्या समझ में आया? हमको दोनों में यही समझ में आया कि जो पूर्ण संलग्नता थी, पूर्ण संलग्नता में जीन जो है गुणसूत्रों पर पास पास उपस्थित थे, तो उनमें जीन विनिमय नहीं हुआ, और जब जीन विनिमय नहीं हुआ तो उनमें पुनर्योगज नहीं बने, और उनमें पूर्ण संलग्नता देखी गई, यानी कि पूरे के पूरे संतान जो प्राप्त हुए वो जनकों के समान प्राप्त हुए। और यहां पे हम देख पा रहे हैं कि हमने जो जनक लिया था
जनक से कुछ लक्षण जो है भिन्न भी प्राप्त हुए हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि युग्मकों के मध्य जीन का विनिमय हो गया है, जिस प्रकार से नए प्रकार के पुनर्योगज बन गए, और वो नए प्रकार के पुनर्योगज ही किसका कारण बन गए? ये अपूर्ण सहलग्नता का कारण बन गए। तो इसको हम बोलेंगे अपूर्ण सहलग्नता, क्योंकि पूरी की पूरी तरह से सहलग्न जीन जो है वंशागत नहीं हो पाए। सहलग्न जीन में से अधिकतर सहलग्न जीन तो आ गए, लेकिन एक जीन की क्या हो गई भैया? अदला बदली हो गई, पुनर्योगज बन गया। ठीक है, जीन विनिमय हुआ तो वहां पे एक जीन इधर का इधर चला गया और इधर वाला जीन इधर आ गया, तो उसी के चलते पूरा का पूरा खेला जो है बदल गया। जीन विनिमय हुआ तो पुनर्योगज बन गए, और वही थोड़ा सा जो पुनर्योगज बन गए वही थोड़ी नए प्रकार की संतानें जो है नए प्रकार के लक्षण जीवों के अंदर उत्पन्न कर देते हैं। तो पूरे के पूरे जनक समान लक्षण प्राप्त नहीं हुए। इसका मतलब क्या है? यहां पे पूरी की पूरी लिंकेज नहीं हुई है, तो यहां पे इनकम्प्लीट लिंकेज हुई है, यानी कि अपूर्ण संलग्नता प्राप्त हुई है। तो इसी को हम बोलते हैं अपूर्ण संलग्नता, यानी कि इनकम्प्लीट लिंकेज। तो उम्मीद करता हूं कि लिंकेज है क्या, और लिंकेज जो है कितने प्रकार का होता है, इनकम्प्लीट और कंप्लीट लिंकेज होती क्या है, ये उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा का पूरा समझ में अच्छे से आ गया होगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।